बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल जज़ीरा में छपने वाले एक ऐसे कालम पर जिसने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एक बार फिर बगलें बजाने का मौका फ़राहम किया है। उसके अंदर कौन से 13 तज़ादात हैं, 13 झूठ हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे अभी ये सुनने के बाद। उन 13 झूठ पर बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये जिस सहाफ़ी ने लिखा है उसको जब मैंने रिसर्च किया आज उनके ऊपर कि वो कौन है, तो मई 2016 का एक कालम उनका सामने आया है। और वो सुनकर मुझे ऐसे लगा कि नवाज़ शरीफ कोई मुग़ल बादशाह हैं और वो उनके दरबार में, ये टॉम हुसैन जो हैं ये उनके दरबार में बैठे हुए कोई दरबारी हैं। जिस तरीके का कालम इन्होंने 2016 में लिखा था उसके भी मंदरजात मैंने लिए हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अगर हम बात शुरू करें कि जो ये कलम लिखा गया है इसके अंदर अल जज़ीरा के अंदर, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर बपा है, हर किसी को अपना चूरन बेचने का मौका फ़राहम किया गया है इस कॉलम के अंदर। उसके अंदर कौन से 13 झूठ हैं। सबसे पहला आप देखें, या आप सुनेंगे इंतहाई वाज़े अंदाज में आपको पता चल जाएगा कि कितनी नाक़िस रिसर्च है या कितना ज़्यादा बुग़्ज़ है। पता तो हर किसी को होता है, यानी मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे पता होगा कि ये इसकी असल रियलिटी इसकी क्या है। लेकिन जब बुग़्ज़, हसद, कीना और वजीफ़ा खोरी हो तो फिर ज़ाहिर है इंसान ऐसी चीज़ें भी कर गुज़रता है जो बाद में जग हसाई का बायस बनती हैं। जैसा कि ये आप इस रिपोर्ट में देखें, सबसे पहले टॉम हुसैन ने इसमें ख़बरदार किया है कि आइंदा आने वाले हफ़्तों में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद लाखों तक बढ़ जाने का ख़दशा है। यानी पाकिस्तान में लाखों लोग इसके मरीज़ बन जाएंगे। जबकि हम ये देखते हैं कि हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिपोर्ट जमा करवाई है उसके अंदर 50,000 तक का फिगर दिया गया है कि इन वर्स्ट सिनेरियो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस भी अगर पाकिस्तान में सामने आते हैं तो वो 50,000 तक हो सकते हैं। लेकिन कोशिश हुकूमत की पूरी है। इस वक्त सारे जितने हुकूमती इदारे हैं वो सेम पेज पर हैं और कोरोना का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहा है और सारे उनको ब्रीफिंग वहाँ पे मिल रही है। तो ये आप देखें कि वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ कि खौफ बेचा जाता है। तो शुरू में उन्होंने खौफ बेचा, फिर आगे जाके उन्होंने शरीफ और जरदारियों को बेचा है। अब वो आगे से ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अमवात बढ़ेंगी तो इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी हुकूमत पर आयद होगा। यानी ये वो चीज़ है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई वबा आती है, कोई और चीज़ हो जाती है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो चीन के अंदर, वुहान के अंदर जितनी अमवात हुई हैं चीन के अंदर हुई हैं, उन सब का प्रेसिडेंट शी पर जाएगा, इल्ज़ाम लगेगा। और जितनी अमेरिका के अंदर हो रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सर के ऊपर उसका इल्ज़ाम है। क्या वहाँ का मीडिया भी ये बात कर रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जितने केसेस, अमेरिका जो सुपर पावर कहता है, अपने आप को नंबर 1 कहता है दुनिया के अंदर, उसका हेल्थ सिस्टम आप देख लेंगे किस तरीके से बैठ गया है। चीन अपने आप को ये भी नंबर 1 कहते हैं, लेकिन जो वहाँ पर अमवात हुई हैं या जो कुछ वहाँ हो रहा है, क्या उन सब का इल्ज़ाम उनके हेड ऑफ स्टेट पर जा रहा है। एक ऐसी पेंडेमिक है, एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन जैसे ममालिक जो हैं बड़े बड़े, स्पेन, वो मुश्किलात का बायस हैं। बोरिस जॉनसन जैसे लीडर वो हस्पतालों के अंदर हैं। खैर पाकिस्तानी एक मीडिया ने तो उनको चला भी दिया था। तो ये आप देखें कि कितनी मुनाफ़कत है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो मीडिया है वो इसको शेयर कर रहा है इस बर्डन को, और जो यहाँ से मीडिया को फीड किया जा रहा है पाकिस्तान से, वो सब की ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाली जा रही है। यानी अगर केसेस कम हो गए, पकड़ लिए गए, तो इसकी ज़िम्मेदारी, इसका जो क्रेडिट है वो फ़ौज को दिया जाएगा और मुराद अली शाह को दिया जाएगा। लेकिन अगर केसेस बढ़ गए तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान को होगी। यह है वो मुनाफ़कत जिसको एक्सपोज करना चाहिए और लाजमी हम करेंगे इसको। इसके अलावा आगे बढ़े तो वो कहते हैं कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए फ़ैसला कुन अंदाज में हिचकिचाहट की कीमत इमरान खान को भुगतनी पड़ सकती है। अच्छा, ये वो जो नैरेटिव है पहले दिन से बिल्ड किया जा रहा है कि इमरान खान हिचकिचाहट का शिकार थे। इमरान खान किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट का शिकार नहीं थे। आलमी मीडिया भी और दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इस बात पर अब जोर दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ फ़ौरन एमरजेंसी नाफिज की गई, नरेंद्र मोदी की हमने मिसाल आपको दी थी कि उनको माजरत करनी पड़ी अपने लोगों से। उसके अलावा अब मुराद अली शाह साहब का भी आप देख लें कि वो भी खैर चीज़ों को अब समझ रहे हैं। उनको पता लग गया है कि जितनी जल्दी इसमें ओवर स्मार्टनेस
और ओवर एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर इक़्तिदार जो है उसके अंदर रहम और एहसास की ज़रूरत होती है कि आपने पहले लोगों का एहसास करना होता है कि आपने उनको बीमारी से तो बचाना है लेकिन भूख से भी बचाना है। तो ये जो ओवर स्मार्टनेस है ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को भुगतना पड़ सकती है, यानी वो जो उन्होंने हिचकिचाहट का शिकार किया। इमरान खान किसी किस्म के हिचकिचाहट का शिकार नहीं थे, वो पहले दिन से क्लियर थे। वो ग्रेजुअली पूरे मुल्क को लॉकडाउन की तरफ लेके गए हैं और लॉकडाउन भी जुज़वी हालत में लेकर गए हैं। मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत में वो इसलिए नहीं लेकर गए कि उनको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों को खाना पहुंचाना, जहां अमेरिका जैसी डेवलप नंबर 1 कंट्रीज़ के अंदर भी फूड लोगों की डोर स्टेप तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लोगों को खुद फूड कैसे पहुंचाएंगे। तो इस हवाले से ये जो इल्ज़ाम है ये भी हुकूमत और फ़ौज दोनों इस इल्ज़ाम के ऊपर वैसे डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी का मीडिया तो इसको डिस्कस करता है। अब आप देखें 12 मार्च को पहले कोरोना केस के मंजर आम पर आने तक हुकूमती सतह पर कोई एमरजेंसी मुशावरत नहीं की गई। यानी ये है वो रिसर्च का लेवल, ये है अंडरस्टैंडिंग का लेवल कि 26 फरवरी को केस आ रहा है पाकिस्तान में पहला, और जनाब टॉम हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि ये जो केस है ये 12 मार्च को पहला केस आया है। आगे से वो कहते हैं कि अगर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह फौरी इक़दाम ना करते तो कराची वुहान बन जाता। और जब वो ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि वही शहर अब अपने लॉकडाउन को नरम करने पर सोच रहा है, क्योंकि कराची के अंदर फूड नहीं सप्लाई हो रही। पूरे सूबे को बंद करने की जल्दी थी लेकिन कोई लाएमल नहीं था, कोई मैकेनिज़्म नहीं था, ना कोई वर्क फोर्स थी, ना इदारे थे, ना पैसे थे। अब पैसे मांगे जा रहे हैं वफाक से। वफाक आपको किस चीज़ के पैसे थे? जब 18वीं तरमीम के बाद आपने सब कुछ बांट लिया और फिर उस 18वीं तरमीम पर आप ऐसे डटे हुए हैं जैसे वो आपका ईमान का हिस्सा है, क्योंकि आपको अपना सूबा अपनी मर्ज़ी से चलाना था, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं उसको। यानी ये वो बात है कि मुराद अली शाह को एक वक्त में हीरो बनाया जाता है लेकिन दूसरे वक्त में फिर ये भी कहा जाता है कि वो उनको आप हेल्प आउट भी करें साथ। अब आगे से वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने जब ख़िताब किया पहला तो वो मज़े का ख़ेज़ अंदाज तक तकदीर परस्त नज़र आए, वो खौफज़दा थे। यानी अब इमरान खान ने जब ये कहा कि आपको इसमें खौफज़दा नहीं होना, आपके इसके अंदर पैनिक नहीं होना, लोगों के अंदर अफरा तफरी नहीं फैलानी, सनसनी नहीं फैलानी, और आपने ईमान पर यकीन रखते हैं, आपने एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, और ये बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करेगा, बहुत डिज़ास्ट्रस नहीं होगा हमारे नौजवानों के लिए। तो ये बात इनको जनाबे वाला लग रही है मज़े का ख़ेज़। आप ये देखेंगे इधर ज़िंदगियों का मसला है लोगों का और जनाबे वाला ये कर रहे हैं। अच्छा, आगे एक बहुत बड़ा तज़ाद है, वो ये है कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पाक पर पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सूबाई हुकाम की मदद के मुतालबे के जवाब में मुल्क भर में फ़ौजी दस्तों की तैनाती का ऐलान कर दिया। यानी टॉम हुसैन साहब फरमाते हैं कि 23 मार्च को जो ऐलान किया गया वो सूबाई हुकूमतों के अहकामात के बाद वहाँ फ़ौज लगाने के अहकामात दिए गए। और साथ ये भी कहते हैं कि ये एक वाज़ेह इशारा था कि पाकिस्तान मिलिट्री अपना सब्र खो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त ज़िम्मेदाराना क़यादत का किरदार निभाने से इनकार कर दिया जब मुल्क को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये जनाबे वाला जो यानी आप कह लें कि ISI के भी सरबराह और IB के सरबराह जनाब टॉम हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमतों के कहने के ऊपर 23 मार्च को ताल्लुकात आमा के जो सरबराह हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने ऐलान किया कि फ़ौजी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, और वो सूबाई हुकूमतों के हुक्म पर हुआ। लेकिन साथ ही ये फरमा रहे हैं कि ये वो चीज़ थी जिसने बताया कि फ़ौज नाराज़ है इमरान खान से और इमरान खान नाराज़ हैं फ़ौज के साथ, और एक दूसरे का इनके साथ जो है ना मामलात ख़राब चल रहे हैं। फिर टॉम हुसैन को भी वो 24 मार्च वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें वज़ीर आज़म से जाकर मीर शकील का मुतालबा किया गया। मीर शकील के बारे में बात की गई लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में बात नहीं की गई। तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, इमरान खान ने सख्त जवाब दिए। तो ये सख्त जनाबे वाला जो थे जवाब थे ये मीर शकील के हवाले से थे। कोरोना रिलीफ पैकेज जो उस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिया गया था, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया गया था जिसके ऊपर इमरान खान ने कोई सख्त जवाब दिया हो। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने एक और ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नौजवान आबादी ज़्यादा है इसलिए केसेस कम होंगे। तो ये तो ठीक बात की थी अभी, यानी हम जो चीज़ें देख रहे हैं
पाकिस्तान में केसेस की तादाद कम है, तो इसका एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद भी ज़्यादा है जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर है बूढ़ों से या बीमार लोगों से। तो ये तो इमरान खान की बात ठीक थी। अब फिर उन्होंने वही बात की कि वो वाली जो कंस्पायरेसी चलती रही है, कंट्रोवर्सी ये लोग चलाते रहे हैं कि जनाब वाला आर्मी चीफ़ को जाकर ब्रीफिंग दी गई है वज़रा की तरफ से, और उसकी एक वीडियो भी इन्होंने बड़ी, ये कहते हैं कि जी वो अपने यूनिफॉर्म में थे लेकिन चेहरा उदास था, चेहरे पर नापसंदीदगी का इज़हार था, और वो नापसंदीदगी जो थी वो आर्मी चीफ़ ने टॉम हुसैन साहब को बताई थी। अच्छा, फिर ये देखें कितने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, यानी जो DGISPR ने खुद कहा है उसको भी मिसकोट किया जा रहा है। अब DGISPR ने यह कहा था कि ये जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है इसको हेड कर रहे हैं असद उमर, जबकि ये यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जनाब फ़ौज की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लेफ्टिनेंट जनरल हमूद ख़ान लीड करेंगे, जबकि जो DGISPR ख़ुद हैं वो ये बता के गए हैं कि इसको असद उमर लीड कर रहे हैं। आगे से फिर सुहेल वड़ैत साहब पे कहानी आके मुकी। सुहेल वड़ैत साहब के कालम का उन्होंने बताया कि सुहेल वड़ैत के मुताबिक इमरान खान के पास अब जून तक का वक्त है। यही सुहेल वड़ैत थे जो कहते थे मार्च तक का वक्त है, इससे पहले दिसंबर तक का वक्त था। तो ये झूठ दर झूठ। अब ये आपस आखिर में भी कहते हैं कि फ़ौज अब इमरान खान की कोताहियों का ज़िम्मा अपने सर लेने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान ने कब फ़ौज को कहा है कि आप जो है वो मेरी कोताहियों का या उनकी जो चीज़ें कही जा रही हैं वो उनका ज़िम्मा लें। कल असद उमर साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब हम लॉकडाउन ग्रेजुअली करना चाह रहे थे तो उस वक्त मीडिया इंतहाई ज़्यादा शोर मचा रहा था कि फ़ौरी तौर पर लॉकडाउन करो, फ़ौरी तौर पर लॉकडाउन करो, और वो जो ग्रेजुअली लॉकडाउन किया है उसके बाद भी इतने ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर फ़ौरी लॉकडाउन किया जाता तो इस मुल्क के गरीब गुरबा की तो बिल्कुल ही यानी उम्मीदें टूट जानी थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मई 2016 के अंदर जनाब वाला जो टॉम हुसैन साहब ने मरीम नवाज़ के मीडिया सेल का हिस्सा होने के नाते, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये मीर शकील के भी वजीफ़ा खोर रहे हैं, 10 साल इन्होंने दी न्यूज़ के अंदर भी काम किया है, तो वो भी थोड़ा सा यानी एक चीज़ तो होती है ना, हमेशा रह जाती है बॉसेस की मोहब्बत में। तो इन्होंने जब पनामा केस खुला था, ताज़ा ताज़ा आया हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था नवाज़ शरीफ पर, उस वक्त इन्होंने एक पूरा यानी एक दरबारी किस्म का कालम लिखा था, और वो उसमें क्या लिखा था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ क़यादत की खूबियों से मुज़य्यन ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें मुनफरिद किरदार और सियासी पस मंज़र की वजह से पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत हासिल है। फिर लिखा कि नवाज़ शरीफ अपनी करिश्माती और मजबूत शख्सियत की वजह से ऐसे लीडर हैं जिन्हें एक बतौर रहनुमा पूरा पाकिस्तान चाहता है। फिर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ नवाज़ शरीफ काबिल एतबार रहनुमा हैं। फिर उन्होंने लिखा कि नवाज़ शरीफ को जब जिला वतन किया गया तो वो सऊदी अरब में उन्होंने वक्त गुजारा और अपनी शख्सियत को निखारने का उनको मौका मिला। ये मई 2016 का लिखा हुआ कालम है इसी टॉम हुसैन का। फिर आगे वो लिखते हैं कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत के वाहिद रहनुमा हैं जो अपनी सियासी कदकाट और एतमाद की वजह से कौमी रहनुमा समझे जाते हैं। एक तरफ मैंने इनके आपको 13 झूठ बताए, और साथ फिर ये जो इनकी आप कह लेंगे जो इन्होंने तारीफ़ें की हैं बादशाह सलामत उस वक्त के नवाज़ शरीफ के हक़ में, ये भी आपको इनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी यानी नवाज़ शरीफ की भी और उनकी तारीफ़ करने वाले टॉम हुसैन साहब की क्रेडिबिलिटी भी आपको बखूबी अच्छे अंदाज से पता चल गई होगी। तो ये था वो कॉलम जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त यूट्यूब के ऊपर भी और कॉलम्स के अंदर भी और टीवी के ऊपर भी चूरन बेच रहे थे। तो आपसे गुजारिश है कि उनका चूरन ना ख़रीदें, अगर वो कोई आपको ख़रीदता भी नज़र आए तो उसको भी हकीकत बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।